हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5वीं के पाठ तीसरा व्याकरण का पाठ तीसरा शब्द विचार करेंगे। बेटा, मैंने आपको दूसरा जो लेसन है हिंदी व्याकरण का वो करवा दिया है, वो वर्ण का था। बेटा अब देखो बेटा, शब्द का महत्व। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दों के बिना वाक्य नहीं बनाए जा सकते। शब्द भाषा का लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार होते हैं। वाक्य रचना शब्दों पर निर्भर करते हैं। बेटा दोबारा सुन लो, वाक्य रचना यानी अगर हम कोई लाइन बनाते हैं तो किस पर निर्भर करता है? वो शब्दों पे। अगर शब्द नहीं होंगे तो हम कोई लाइन नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, नीचे दिए चित्रों को देखिए और उनके नाम पढ़िए। क्या पढ़ा जा रहा है? ये ता अनि नाम सही है? नहीं, ये गलत है। पुस्तक, कुर्सी, बंदर, हापड़, अमरूद। तो बेटा ये हापड़ सही है? नहीं है। पुस्तक सही है? सही है। कुर्सी सही है, बंदर सही है और अमरूद सही है। देखो बेटा, अब हम देखते हैं जो हमने ऊपर चित्र दिए हैं, आपने नाम पढ़े उसके साथ साथ पहले और 5वें चित्र के नीचे लिखे नामों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। क्या समझ आ रहा है ये कि ये सही है? हापड़, चित्र में कुछ और दे रखा है और ये हापड़ नहीं है इसका अर्थ। दूसरे तीसरे चौथे और छठे, दूसरे तीसरे चौथे और छठे चित्रों के नीचे लिखे नाम पुस्तक, कुर्सी, बंदर और अमरूद, इनका अर्थ सही है ना? आपको पता है कि ये पुस्तक है, ये हमारी कुर्सी है, ये हमारे बंदर है और ये हमारा अमरूद है, ये सही है। लेकिन पहले और 5वें शब्द के लिए वर्णों के स्थान बदल कर लिखे गए हैं। इसका अगर हम सही बनाएं तो इसका क्या बनेगा बेटा? हमारा अनीता। तो आपको पता चल गया, हाँ ये लड़की है, इसका नाम अनीता है। तानी, ना नाम सही ना पहचान सही। फिर अगर हम ये कहें तो आपको ये देख के क्या लग रहा है? ये क्या है? पहाड़। हापड़, हापड़ आपको लग रहा है कि इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो इसका सही अर्थ क्या है बेटा? हमारा पहाड़। पहाड़ शब्द बनते हैं। अब इनके चित्र और नाम दोनों स्पष्ट है। हम कह सकते हैं कि शब्द एक अधिक वर्णों से मिलने से बनते हैं, लेकिन इनके लिए वर्णों का क्रम सही होना जरूरी है। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो, जो वर्ण है वर्णों के मिलने से बनते हैं, यानी जो शब्द है वो वर्णों के मिलने से बनते हैं, लेकिन इनके वर्णों का क्रम क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। इनके वर्णों का क्रम सही होना चाहिए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दो, तो आप कैसे दोगे? तो देखो बेटा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे भारत, मुंबई, भगवान, सुंदर, दिनेश, स्वामी, पवित्र, नक्षत्र, आकाश और आदि। बेटा शब्द और पद में क्या अंतर है? अगर हम कहें शब्द है और पद है, इसमें क्या अंतर है? तो आप एक बार देखो, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह शब्द क्या कहलाएगा? हमारा पद बन जाता है। शब्द तो अकेला होता है, जैसे फल है, अगर हम फल को अकेला लिखेंगे तो वो हमारा क्या है? शब्द है। जैसे कि पुस्तक है, ये क्या है? हमारा शब्द है। लेकिन अगर हम कोई लाइन लिखते हैं, जैसे कि इसने दे रखा है लाइन, लड़का खाना खाता है, अगर ये अकेला आता, ये लड़का अकेला आता, जैसे कि अनीता आई है, ये क्या है? हमारा शब्द होता। लेकिन ये वाक्य में बना हुआ है, यानी एक लाइन लिखी हुई है, तो ये लड़का क्या है? एक शब्द ना होकर क्या बनेगा बेटा? एक पद बन जाएगा। देखो, लड़का एक शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण लड़का पद बन जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था अभी कि लड़का वाक्य के अंदर आ रहा है, लाइन के अंदर आ रहा है, इसलिए ये शब्द ना बनकर क्या बनेगा? पद बनेगा। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर बेटा? 4 आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, बनावट यानी रचना के आधार पर, उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर
प्रयोग के आधार पर। दोबारा देखो बेटा, हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, बनावट यानी रचना के आधार पर, उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, चौथा नंबर। फिर आगे देखो बेटा, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं बेटा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे क्या बोलेंगे बेटा, सार्थक शब्द। जैसे कि सुंदर, लड़की, अध्यापक, कवित्री आदि। अब देखो, लड़की, लड़की का अर्थ क्या नजर आएगा आपको, आपकी बहन लड़की है या फिर आपकी मम्मी भी है, ठीक है ना, और एक अध्यापिका भी, तो आपको उन सब का चेहरा नजर आने लग जाएगा। अध्यापक के रूप में आपको क्या नजर आ रहा है, आपके टीचर, आपके अध्यापक नजर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, आपके आंखों के आगे उनका चेहरा, जिसका अर्थ निकलता है उसका चेहरा भी सामने नजर आता है, तो यानी इनका अर्थ है, तो ये क्या है, सार्थक शब्द। तो देखो बेटा, अतः ये सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ पानी वानी, पानी वानी ले आओ, ठीक है बेटा, तो आप पानी तो लेके आ सकते हो, लेकिन वानी कैसे लेके आओगे ये बताओ, और वानी क्या चीज़ होती है आपको भी नहीं पता, तो फिर इसका वानी जो है वो क्या है, निरर्थक शब्द है। जैसे कि वानी, छक, वोटी, फू, वूल आदि, इन सभी शब्दों के कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, अर्थात ये निरर्थक शब्द है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी वानी ले आओ, खाना वाना ले आओ, फूल वूल ले आओ, रोटी वोटी ले आओ, तो बाकी जैसे कि मैंने बोला पानी, रोटी, फूल, इनका अर्थ नज़र आ रहा, लेकिन वानी, वोटी और ये वूल का नज़र आपको अर्थ नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, और सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, बनावट यानी रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना और बनावट यानी बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़। दोबारा देख लो बेटा, 3 भेद होते हैं इसके, रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द किसी विशेष अर्थ में ही प्रयोग होते हैं, यदि उनके खंड कर दिए जाए तो उनके कोई अर्थ नहीं निकलते। फ, उ, फू और ल, कोई अर्थ निकला बेटा, फू का कोई अर्थ निकला नहीं और ल का कोई अर्थ निकला नहीं, ये तो वर्ण हो गया ल, है ना, ल तो वर्ण हो गया। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दे तो क्या बनेगा, फूल। आपको ये वाला चित्र नजर आएगा। जैसे कि फल, अब फ को अलग कर दे और ल को अलग कर दे तो फ एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, इन दोनों को जोड़कर क्या बना, फल। यानी रूढ़ वो है जो एक शब्द के लिए, एक चीज़ के लिए रूढ़ हो गए हों, उसी का उसका अर्थ निकलता हो, लेकिन अलग अलग कर दे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसे क्या बोलेंगे हम, रूढ़ शब्द, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, यौगिक शब्द, ये शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं, इनमें प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। बेटा दोबारा से देख लो, ये शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हैं, यानी इनके अंदर 2 शब्द जुड़े होते हैं। अगर हम इनको टुकड़ा कर दें, इनके अलग अलग कर दें इन दोनों शब्दों को, तो इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, यौगिक शब्द। जैसे कि हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम यानी बर्फ, आलय यानी घर, हिमालय का हिम बर्फ का घर, हिम बर्फ होते हैं, आलय घर होता है, तो ये क्या बनेगा हमारा, बर्फ का घर, तो किसे, पहाड़ को कहते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही दूसरा शब्द बता रही हूँ मैं, विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या यानी जो शिक्षा हम देते हैं आपको, आलय यानी घर, यानी विद्या का घर, विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी, इन शब्द के कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, यानी अलग अलग करने पर इन शब्दों के अर्थ निकलते हैं, उसे क्या बोलेंगे बेटा, यौगिक शब्द। योग रूढ़, योग रूढ़ किसे कहेंगे बेटा, दशानन,
शब्द दो शब्दों के योग से बना है 10 प्लस आनन, किंतु यह विशेष अर्थ यानी रावण को व्यक्त करते हैं यानी ये रावण के लिए रूढ़ हो चुका है। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो कि 10 आनन किंतु यह विशेष अर्थ रावण को व्यक्त करने से रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार चारपाई भी 2 शब्दों के योग से बना है, किंतु यह खटिया के अर्थ को व्यक्त करने से रूढ़ हो गया है। रूढ़ यानी फेमस हो गया बेटा। अगर हम ये कहें आपको कि दशानन को जलाया जा रहा है, दशानन को जलाया जा रहा है, या फिर दशानन को राम ने मारा, दशानन को राम ने मारा, तो 10 आनन, वैसे तो मैंने योगी क्या बताया था, 2 शब्द के मेल से बना है और उनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन योग रूढ़ 2 शब्दों के मेल से बना है, लेकिन वो किसी और के लिए रूढ़ हो गया है, उस किसी और के लिए फेमस हो गया है। ठीक है बेटा, उसको बोलेंगे हम योग रूढ़। तो दशानन है, ये रावण के लिए फेमस हो गया है। इस रावण का नाम आता है इसमें, किसका नाम आता है, रावण का नाम आता है बेटा इसमें। तो ये किसके लिए फेमस हो गया है, रावण के लिए फेमस हो गया। लेकिन इसके दशानन को अगर हम अलग अलग करें, 10 आनन, 10 आनन यानी 10 सिर वाला, तो ये किसके लिए फेमस है, रावण के लिए। और क्या, तो इसे को क्या, कौन सा शब्द है, ये योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। चारपाई, 4 है पाई जिसकी, तो ये किसके लिए फेमस हो गया, खटिया के लिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि चारपाई लेके आओ, तो आप क्या लेके आओगे, ये लेके आओगे ना, तो ये किसके लिए है, योग रूढ़ हो गया ये, यानी ये चारपाई खटिया के लिए फेमस हो गई है। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ आ गया। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं बेटा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। बेटा अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे कहेंगे हम तत्सम शब्द। घृत, तृण, सूर्य, जल, वायु, सर्प आदि ये हमारे तत्सम शब्द के क्या है बेटा, उदाहरण है। आगे देखो, तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत में से रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो ज्यों के त्यों प्रयोग नहीं किया जाता, उनका थोड़ा सा रूप बदल दिया जाता है, यानी संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, तद्भव शब्द। घी, संस्कृत में क्या कहेंगे उसको, घृत। आग, संस्कृत में कहेंगे अग्नि। दूध, संस्कृत में कहेंगे इसको दुग्ध। गाय, संस्कृत में कहेंगे इसको गो। यानी ये गो हमारी हिंदी में अगर प्रयुक्त करते हैं तद्भव शब्द में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, गाय। तो बेटा ये देखो, तत्सम तद्भव शब्द तालिका, यहाँ पे हमारे सारे तत्सम शब्द हैं, यहाँ पे हमारे तद्भव शब्द है बेटा। सर्प, सांप, हस्त, हाथ, अक्षेत्र, खेत, करण, कान, ग्रह, घर, दिवस, दिन, ग्राम, गांव, अग्नि, आग, अम्र, आम, कृषक, किसान, रात्रि, रात, शीर, खीर। बेटा ये हो गए हमारे तत्सम और तद्भव, यानी जो तत्सम है वो तद्भव में हिंदी में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, उनका क्या नाम रखा गया है। ठीक है बेटा, आगे देखो, देश, देशज शब्द, देशज शब्द जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ईंट, रोड़ा, पत्थर, किताब आदि, यानी जो हमारे क्षेत्र में ही बोले जाते हैं बेटा। विदेशी शब्द